या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन एवं नगरीय शासन। यहां देखिए, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी थे: समाहर्ता, सन्निधाता, पन्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और 8वीं आते थे। इसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन में सर्वोच्च इकाई प्रांत थी। प्रांत का जो प्रमुख है वो कुमार या आर्यपुत्र होता था, ये राजवंशी होते थे। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था और विषय का जो प्रमुख है विषयपति कहलाता था। विषयों को जिलों में बांटा गया था और जिले का प्रमुख स्थानिक कहलाता था। यह स्थानिक ये समाहर्ता के अधीन कार्य करता था या समाहर्ता के अधीन रहता था। नगर शासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। इसके अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया गया था, जिनके प्रमुख कार्य क्या थे: उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जन्म मरण का लेखा जोखा, व्यापार देखना, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें केंद्रीय प्रशासन के अधीन जो समाहर्ता था, इसका काम था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निधाता यह कोषाध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष व्यापार संबंधित काम को देखने वाला अधिकारी या व्यापार संबंधित कार्य इसके अधीन थे। विविताध्यक्ष इसके अधीन चारागाह इसके अधीन था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना इसका काम था। लूणाध्यक्ष इसके अंतर्गत बूचड़खाना आता था। शीताध्यक्ष कृषि से संबंधित यह अधिकारी था। सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई से संबंधित कार्य इसका अधीन आते थे। और 8वीं जो था ये वन विभाग का प्रमुख था। यहाँ जो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था है, प्रांतों का जो प्रमुख था ये राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र होता था। ये इसका शासन संभालता था। प्रांत विषय में बटे हुए थे। विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था और विषयों को जिलों में बांटा गया था। जिले का प्रमुख स्थानिक और यह समाहर्ता के अधीन रहता था। नगर शासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल गठित किया गया। इसके अंतर्गत 6 समितियां बनाई गई। उनके क्या कार्य थे? पहली समिति का कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख। तीसरी समिति का कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। चौथी समिति का कार्य था व्यापार देखना। 5वीं समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और 6ठी समिति का कार्य था विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो यह मौर्य प्रशासन या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान दीजिए। राज्य अभिषेक से संबंधित शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। यह राज्य अभिषेक से संबंधित शिलालेख में मिलता है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक ने अपनी आस्था प्रकट की है। यह पता लगता है भाब्रू शिलालेख से। मनसेरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सेकेंडरी एचएम की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन में शाहबाजगढ़ी दे रखा था और यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, तो उत्तर है शाहबाजगढ़ी। तो मनसेरा एवं शाहबाजगढ़ी से जो प्राप्त अशोक के शिलालेख है ये खरोष्टी लिपि में है। ध्यान रखने हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कौटिल्य ने जो राज्य के 7 अंग बताए हैं वे हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। मोगली पुत्र तिष्य
अध्यक्ष बने थे। इसमें अभिधम पिटक जोड़ा गया। ध्यान रखना है, अशोक ने 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और इस बौद्ध संगति में अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया था। इस प्रकार अब बुद्ध धर्म के 3 पिटक हो गए थे और इस संगति का एक प्रमुख कार्य यह भी था कि बौद्ध धर्म का प्रसार एवं प्रचार भारत से बाहर किया गया। सार ए कुजा अभिलेख एक द्विभाषी अभिलेख है। यह अरामाइक लिपि में है। ध्यान रखना है, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है और अरामाइक लिपि में है, तो वह है सार ए कुजा अभिलेख। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 12वें शिलालेख में। अशोक के 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा अर्थात विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का जो उल्लेख है वह 12वें शिलालेख में मिलता है। गिरनार शिलालेख की खोज जेम्स टोड ने 1822 ईस्वी में की थी। ध्यान दीजिए, गिरनार शिलालेख की खोज 1822 ईस्वी में जेम्स टोड ने की थी। करलाइन ने रामपुरवा स्तंभ लेख तथा बैराट के लघु शिलालेख का पता सन 1872 ईस्वी में लगाया। 1896 ईस्वी में फियरर ने रुमिन दे स्तंभ लेख को खोजा था। फियरर ने 1896 ईस्वी में रुमिन देई स्तंभ लेख की खोज की थी। ध्यान दीजिए, सारनाथ स्तंभ लेख की खोज सन 1905 में ओरटेल ने की थी। बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना है। 1905 ईस्वी में ओरटेल ने सारनाथ स्तंभ लेख की खोज की थी। राजस्थान पर मौर्यों का नियंत्रण रहा था। यह अशोक के बैराट एवं भाबरू अभिलेख से ज्ञात होता है। यह भी मोस्ट है। राजस्थान पर मौर्यों का नियंत्रण रहा, यह हमें अशोक के बैराट एवं भाबरू अभिलेखों से पता चलता है। यहां मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। उपधा परीक्षण क्या है? राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा जब मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति करता था तो इससे पहले उनके चरित्र की भलीभांति जांच करता था। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के हैं, धर्म स्थीय एवं कंटक शोधन। धर्म स्थीय न्यायालय इसके अंतर्गत चोरी लूट के मामले, कुवचन मानहानि मारपीट के मामले आते थे। उस समय मौर्य काल में चोरी और लूट के मामलों को साहस, कुवचन मानहानि मारपीट के मामलों को वाक पारुष्य एवं दंड पारुष्य के नाम से जाना जाता था। तो ये जो साहस, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य से संबंधित मामले हैं, ये धर्म स्थीय न्यायालय में आते थे। कंटक शोधन जो न्यायालय है एक तरह की फौजदारी अदालतें थी। इसमें जो नगर न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक महामात कहा जाता था और जो जनपद न्यायाधीश था उसे रज्जुक कहा जाता था। स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। आगे देखिए, अशोक के बाद कुणाल तथा कुणाल के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। भड़ोच मौर्यों के अधीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहां प्रश्न बनता है कि मौर्यों के अधीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? भड़ोच। सर्वप्रथम जियो और जीनेदो का पाठ अशोक ने पढ़ाया था। ग्रनवेडेल महोदय ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंशी चिन्ह था। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र का लैटिन नाम पलीब्रोथा था। बृहदत्त ही मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ध्यान रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तोसली। यहाँ कोष्टक में मैंने राजधानी लिख दी है।
100 ग्रामों की इकाई को संग्रहण, 200 ग्रामों की इकाई को खार्वटिक, 400 ग्रामों की इकाई को स्थानीय एवं 800 ग्रामों का एक जनपद होता था। बहुत ही मोस्ट ध्यान रखना है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में 100 ग्रामों की इकाई को संग्रहण, 200 ग्रामों की इकाई को खार्वटिक, 400 ग्राम की इकाइयों को स्थानीय एवं 800 ग्रामों की इकाई को एक जनपद का नाम दिया जाता था। मौर्य स्तंभों की शीर्ष मूर्तियों के 5 अंग हैं: मेखला, घंटा या उल्टा कमल, चौकी, पशु मूर्ति और चक्र। मौर्य स्तंभों की जो शीर्ष मूर्तियां उसके 5 अंग कौन से हैं? मेखला, घंटा या उल्टा कमल, चौकी, पशु मूर्ति और चक्र। इस समय मलमल के व्यवसाय के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? बंगाल। बंगाल इस समय मौर्य काल के अंतर्गत बंगाल है, यह मलमल के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। यहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। मौर्य काल में जो सैन्य व्यवस्था है ये 6 समितियों के नियंत्रण में थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब जो 6 समितियां हैं यह सेना के 5 विभागों पर नियंत्रण रखती थी, उनकी देखरेख करती थी। ये सेना के 5 विभाग कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। ये 5 सैन्य विभाग थे या सेना के विभाग थे। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना, इन पर नियंत्रण करने के लिए 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। यहां मैं आपको बता दूं, तामपर्णी श्रीलंका में है। यहां के राजा तिस्य ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रे की उपाधि धारण की थी। अनुसंधान किसे कहा जाता था? अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों को प्रति 5वें वर्ष अपने धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। इस प्रक्रिया को लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अनुसंधान किसे कहा गया है? अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। यह मैं आपको बता दूं, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, सबसे छोटी इकाई। अगस्तीनिज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। अशोक के स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिस पर अशोक के 7 आदेश खुदे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिस पर अशोक के 7 आदेश खुदे हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें।